स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वंशानुगत हाइपर बिलीरूबिनेमिया। मतलब ये वो जेनेटिक कंडीशंस हैं जिनमें शरीर में बिलीरूबिन, वो जो पीला पदार्थ होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है और उससे फिर पीलिया जॉन्डिस हो सकता है। हाँ, और ये आनुवांशिक कारणों से होता है, मतलब जेनेटिक होता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इन अलग अलग सिंड्रोम के बारे में काफ़ी डिटेल है और एक बढ़िया सा चित्र भी है। वो दिखाता है कि लिवर नॉर्मली बिलीरूबिन को कैसे मेटाबोलाइज करता है। हाँ, वो चित्र समझने में काफी मदद करेगा। तो आज का हमारा मकसद है कि हम इन अलग अलग जेनेटिक कंडीशंस को समझें। ये होती क्यों हैं, इनके टाइप क्या हैं और लिवर की जो नॉर्मल प्रोसेस है बिलीरूबिन को हैंडल करने की, वो क्या है, ताकि हम समझ सकें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। बिल्कुल, बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले वो नॉर्मल प्रोसेस क्या है, लिवर बिलीरूबिन को कैसे संभालता है, वो जो हमारे पास डायग्राम है उससे शायद शुरुआत कर सकते हैं ना। हाँ, देखिए होता ये है कि जब पुरानी रेड ब्लड सेल्स टूटती हैं, तो हीमोग्लोबिन से बिलीरूबिन बनता है। ये बिलीरूबिन शुरू में एल्ब्यूमिन प्रोटीन से जुड़कर खून के जरिए लिवर तक पहुंचता है। ओके। और ये जो शुरुआती बिलीरूबिन है, इसे कहते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरूबिन। और इसकी खास बात ये है कि ये पानी में नहीं घुलता, फैट सॉल्युबल होता है ये। अच्छा, पानी में अघुलनशील। हाँ, फिर लिवर की जो सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स, वो खून में से इस अनकंजुगेटेड बिलीरूबिन को पकड़ लेती हैं, मतलब उसका अपटेक करती हैं। ठीक है, तो लिवर सेल ने से ले लिया, अब पानी में घुल नहीं रहा है तो शरीर से बाहर कैसे निकलेगा। यहीं पर वो कंजुगेशन वाली बात आती है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो यूडीपी ग्लूकुरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, उसका क्या रोल है। बिल्कुल सही, ये स्टेप कॉन्जुगेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी एंजाइम की मदद से, मतलब यूडीपी ग्लूकुरोनोसिल ट्रांसफरेज की मदद से, लिवर सेल क्या करती है, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन के मॉलिक्यूल को ग्लूकुरोनिक एसिड के एक या दो मॉलिक्यूल से जोड़ देती है। अच्छा, जोड़ देती है। हाँ, इसी प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं और नतीजा होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन। और अब ये वाला जो है, ये पानी में घुलनशील हो जाता है, वाटर सॉल्युबल। और यही एंजाइम इस पूरी तब्दीली के लिए जिम्मेदार है। और जैसा हम आगे देखेंगे, इसी एंजाइम के काम में गड़बड़ी से कई जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। समझ गया। तो अब हमारे पास पानी में घुलने वाला बिलीरूबिन है, अब इसे शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो कॉन्जुगेशन के बाद ये वाटर सॉल्युबल बिलीरूबिन सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट होता है और सेल की दूसरी तरफ, मतलब बाइल कैनालिकुलस की तरफ। बाइल कैनालिकुलस, हाँ, जो छोटी पित्त नलियों की शुरुआत होती है, उसमें एक्टिवली पंप कर दिया जाता है, मतलब स्रावित कर दिया जाता है। ये भी खास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन करते हैं। ओके। फिर वहां से ये पित्त यानी बाइल का हिस्सा बनकर बड़ी नलियों में, फिर गॉल ब्लैडर में और आखिर में आंतों में पहुंचकर मल के साथ बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, इसीलिए ये बाइल में जा पाता है। अच्छा। यही ये भी समझना जरूरी है कि अगर इस रास्ते में, मतलब बाइल के फ्लो में, कोई रुकावट आ जाए, जैसे कोई पत्थर अटक गया नली में, तो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन खून में वापस आ सकता है और पीलिया कर सकता है। उसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, पर वो आज का टॉपिक नहीं है, वो मेटाबॉलिक डिफेक्ट नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है, समझ गया। तो ये है नॉर्मल रास्ता, अपटेक, फिर कॉन्जुगेशन और फिर एक्सक्रीशन। अब आते हैं उन जेनेटिक कंडीशंस पर जहां इस प्रोसेस में दिक्कत है। पहले वो सिंड्रोम लेते हैं जहां अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन बढ़ता है, मतलब प्रॉब्लम कॉन्जुगेशन वाले स्टेप में है या उससे पहले। पहला नाम है गिलबर्ट सिंड्रोम। इसके बारे में तो लिखा है कि ये काफी कॉमन है और ज्यादा खतरनाक नहीं होता। हाँ, गिलबर्ट सिंड्रोम तो बहुत कॉमन है, माना जाता है कि शायद 5 से 10% लोगों में मिल सकता है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि वो जो यूडीपी ग्लूकुरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना, उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। अच्छा, थोड़ी कम। हाँ, एंजाइम होता है, पर नॉर्मल से करीब 30% कम काम करता है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से मिलता है, मतलब माँ और पिता दोनों से जीन की एक गड़बड़ कॉपी मिलती है। अक्सर तो गिलबर्ट वालों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें ये है, कोई लक्षण ही नहीं होते। अच्छा। हाँ, और अगर होते भी है तो हल्का फुल्का पीलिया होता है जो आता जाता रहता है। अक्सर वो भी तब जब कोई स्ट्रेस हो, जैसे कोई बीमारी हो गई या व्रत रखा हो, पानी कम पिया हो या बहुत ज्यादा मेहनत कर ली हो। ओके। लैब टेस्ट में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन थोड़ा बड़ा हुआ मिलेगा, पर आमतौर पर 3 मिलीग्राम डीएल से कम।
बाकी लिवर टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल होते हैं। कोई हिमोलिसिस वगैरह नहीं होता। ये पूरी तरह से बिनाइन कंडीशन है, मतलब सौम्य है। लिवर को कोई नुकसान नहीं होता और इलाज की भी कोई जरूरत नहीं होती। तो मतलब बहुत से लोग इसे लेकर जी रहे होंगे और उन्हें शायद पता भी ना हो। ये जानना जरूरी है, खासकर मरीज को समझाने के लिए कि घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर स्थिति इससे ज्यादा सीरियस हो, जहां ये एंजाइम बहुत ही कम हो या हो ही ना, तब आता है क्रिगलर-नजर सिंड्रोम। इसके बारे में जो पढ़ा है वो तो काफी खतरनाक लगता है, खासकर टाइप 1। बिल्कुल, क्रिगलर-नजर गिलबर्ट के मुकाबले बहुत रेयर है और कहीं ज्यादा सीरियस है। इसमें भी उसी एंजाइम यूडीपी ग्लूक्यूरोनोसिल ट्रांसफरेज की ही प्रॉब्लम है, पर यहाँ कमी बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा? इसमें 2 टाइप हैं। टाइप आई जो है वो सबसे गंभीर है। इसमें एंजाइम की एक्टिविटी लगभग 0 होती है, मतलब बिल्कुल ही एब्सेंट। अरे बाप रे। हाँ, शरीर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट कर ही नहीं पाता। नतीजा, जन्म के 16 बाद ही बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अनकॉन्जुगेटेड वाला, अक्सर 20 से 50 mg/dl तक। ओह। और क्योंकि ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फैट सॉल्युबल है, ये बच्चों के ब्रेन में घुस सकता है क्योंकि उनका ब्लड ब्रेन बैरियर उतना मैच्योर नहीं होता। इसे कहते हैं कर्निक टेरस। कर्निक टेरस, हाँ ये सुना है, बहुत खतरनाक होता है ये। बहुत खतरनाक। इससे ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है। गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सेरेब्रल पल्सी, सुनने में दिक्कत, सीखने में परेशानी, और ये जानलेवा भी हो सकता है। फिर टाइप 2 कैसा है? टाइप 2 जो है वो टाइप 1 से थोड़ा कम गंभीर है। इसमें एंजाइम पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन उसकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब नॉर्मल का 10% से भी कम। अच्छा। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इसमें भी बड़ा होता है, आमतौर पर 6 से 20 mg/dl के बीच, पर टाइप 1 जितना ज्यादा नहीं। कर्निक टेरस का खतरा टाइप 1 से कम है, पर रहता है, खासकर अगर किसी बीमारी वगैरह से बिलीरुबिन अचानक बढ़ जाए। टाइप 1 में जहाँ एंजाइम है ही नहीं, वहाँ तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। कर्निक टेरस का खतरा, इसे मैनेज कैसे करते हैं? कोई इलाज है इसका परमानेंट? क्रिगलर-नजर टाइप 1 का मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है। मेन ट्रीटमेंट है फोटोथेरेपी। इसमें बच्चे को खास नीली रोशनी के नीचे रखते हैं। फोटोथेरेपी, हाँ। ये रोशनी स्किन में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसे ऐसे आइसोमर्स में बदल देती है जो पानी में थोड़े ज्यादा घुलनशील होते हैं और बिना कॉन्जुगेशन के ही बाइल और यूरिन से निकल सकते हैं। ये लाइफ सेविंग है, पर इसे दिन में कई कई घंटे रोजाना करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो होगा। बहुत ज्यादा। और अगर बिलीरुबिन एकदम से बहुत बढ़ जाए तो प्लाज्मा फेरेसिस या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है, ताकि लेवल जल्दी से नीचे आए, पर ये सब परमानेंट इलाज नहीं है। तो फिर परमानेंट इलाज क्या है? क्रिगलर-नजर टाइप आई का एकमात्र पक्का इलाज, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, है लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट? हाँ, नया लिवर मिलने से शरीर को नॉर्मल एंजाइम मिल जाता है और बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। ओके। और टाइप 2 का? उसमें तो कुछ एंजाइम एक्टिविटी थी। हाँ, टाइप 2 में क्योंकि थोड़ी एंजाइम एक्टिविटी होती है तो स्थिति अलग है। फेनोबार्बिटल जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। फेनोबार्बिटल, वो कैसे काम करती है? फेनोबार्बिटल लिवर में एंजाइम के प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ा सकती है। इसे एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। इससे बिलीरुबिन का लेवल कम करने में मदद मिलती है। टाइप 2 वाले मरीज अक्सर फेनोबार्बिटल का अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और उन्हें आमतौर पर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र क्योर होना, ये वाकई क्रिगलर-नजर टाइप आई की गंभीरता बताता है। तो ये दोनों सिंड्रोम गिलबर्ट और क्रिगलर-नजर कॉन्जुगेशन की प्रॉब्लम से जुड़े थे, जिससे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा था। अब उन पर आते हैं जहां कॉन्जुगेशन तो हो गया, पर उसके बाद गड़बड़ है। मतलब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो पानी में घुलनशील है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। यहां नाम आता है ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम का। सही। ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम में प्रॉब्लम आती है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को लिवर सेल से बाइल कैनालिकस में भेजने वाले स्टेप में, एक्सक्रीशन में। अच्छा, एक्सक्रीशन में। हाँ, कॉन्जुगेशन तो ठीक से हो जाता है, पर जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना वो सेल से बाहर पंप नहीं हो पाता। ये खास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, MRP2, उसमें डिफेक्ट की वजह से होता है। ये प्रोटीन बाइल कैनालिकुलस की मेम्ब्रेन पर होता है और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और कुछ और चीजों को बाइल में भेजने का काम करता है। तो नतीजा क्या होता है कि खून में मेनली कंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। और एक और मजेदार बात यह है कि इसमें सिर्फ बिलीरुबिन ही नहीं बल्कि
एपिनेफ्रिन के मेटाबोलाइट्स जैसी कुछ और चीज़ों का निकलना भी अफेक्ट होता है। और इसमें लिवर के रंग के बारे में भी कुछ खास बताया गया था। हाँ, ये ड्यूबिन जॉनसन की बहुत टिपिकल पहचान है। इसमें लिवर का रंग अगर ग्रॉसली देखें, मतलब सीधे आंखों से, तो गहरा काला दिखता है, ब्लैक लिवर। काला लिवर क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट की वजह से कुछ पिगमेंट वाले पॉलीमेरिक मेटाबोलाइट्स जो शायद एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स से जुड़े होते हैं, वो लिवर सेल्स में, खासकर लाइसोसोम में जमा हो जाते हैं। अच्छा। हालांकि ये देखने में बड़ा अजीब लगता है, पर ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम भी आमतौर पर एक बिनाइन, मतलब सौम्य कंडीशन मानी जाती है। मरीजों को हल्का या रुक कर पीलिया हो सकता है, पर लिवर फंक्शन नॉर्मल रहता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता। काला लिवर, ये तो वाकई अनोखी बात है। अच्छा, अब एक और सिंड्रोम है, रोटर सिंड्रोम। कहा गया है कि ये लक्षणों के मामले में ड्यूबिन जॉनसन जैसा ही है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? रोटर सिंड्रोम में भी ड्यूबिन जॉनसन की तरह ही मेनली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, और ये भी एक सौम्य स्थिति है, पर इसके पीछे का मॉलिक्यूलर कारण और कुछ क्लिनिकल फीचर्स अलग हैं। क्या अलग है? ड्यूबिन जॉनसन में प्रॉब्लम थी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बाइल में एक्सक्रीशन की, है ना, MRP2 ट्रांसपोर्टर की गड़बड़ी। रोटा सिंड्रोम में माना जाता है कि प्रॉब्लम लिवर सेल्स द्वारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अपटेक और स्टोरेज में है। अपटेक और स्टोरेज मतलब ये दो अलग प्रोटीन होते हैं, OATP1B1 और OATP1B3, इनमें डिफेक्ट होता है। ये प्रोटीन हेपेटोसाइट की दूसरी तरफ साइनोसॉइडल मेम्ब्रेन पर होते हैं और खून से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और दूसरे ऑर्गेनिक एनायंस को वापस लिवर सेल में ले जाने में मदद करते हैं। अच्छा। तो इस डिफेक्ट के कारण कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर में ठीक से जमा नहीं हो पाता और खून में बढ़ जाता है। ओके, और क्लिनिकली कैसे अलग करेंगे? सबसे जरूरी क्लिनिकल फर्क जो इन दोनों को अलग करने में मदद करता है वो है लिवर का रंग। जैसा हमने कहा, ड्यूबिन जॉनसन में लिवर काला होता है, रोटर सिंड्रोम में लिवर का रंग बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई पिगमेंट जमा नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। हाँ, इसके अलावा यूरिन में कोप्रोपोर्फिरिन आइसोमर्स का पैटर्न भी इन दोनों में अलग होता है, जो डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो दोनों में कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, पर एक में एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम है, ड्यूबिन जॉनसन काला लिवर, दूसरे में स्टोरेजरी अपटेक की, रोटर नॉर्मल लिवर। चलिए, अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेटते हैं। हमने देखा कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के अलग अलग स्टेप्स हैं और हर सिंड्रोम किसी खास स्टेप में जेनेटिक गड़बड़ी को दिखाता है। बिल्कुल, मोटे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं। पहला ग्रुप कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा, गिलबर्ट एंजाइम एक्टिविटी थोड़ी कम, नतीजा हल्का पीलिया बिनाइन। क्रिगलर-नज़र एंजाइम एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम या जीरो, टाइप 1 जीरो एक्टिविटी, बहुत गंभीर, कर्निक टेरेस का खतरा, ट्रांसप्लांट जरूरी। टाइप 2 बहुत कम एक्टिविटी, गंभीर, पर फिनोबार्बिटॉल से सुधार। दूसरा ग्रुप कॉन्जुगेशन के बाद प्रॉब्लम, कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा, ड्यूबिन जॉनसन, बाइल में एक्सक्रीशन में दिक्कत, MRP2, नतीजा कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा, काला लिवर, बिनाइन। रोटर लिवर में स्टोरेजरी अपटेक में दिक्कत, OATPs, नतीजा कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा, नॉर्मल लिवर, बिनाइन। ठीक है, और ये सब आमतौर पर ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से विरासत में मिलते हैं। ये क्लास वेरिएशन काफी क्लियर है और इससे ये भी साफ होता है कि किसी मरीज में अगर पीलिया है तो सबसे पहले ये पता लगाना कितना जरूरी है कि बढ़ा हुआ बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है या कॉन्जुगेटेड। हाँ, वो पहली सीढ़ी है। उससे हमें सही दिशा मिल जाती है। फिर आगे की जांच, जैसे आपने बताया, लिवर का रंग, अगर बायोप्सी हो या फिर स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्टिंग, वो सटीक डायग्नोसिस तक ले जा सकती हैं। और जैसा हमने क्रिगलर-नज़र में देखा, सही डायग्नोसिस का सीधा असर ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस पर पड़ता है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर एक खास प्रोटीन या एंजाइम के फंक्शन में जेनेटिक बदलाव सीधे एक पहचाने जाने वाले क्लिनिकल सिंड्रोम के रूप में सामने आता है। हर सिंड्रोम हमें बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के रास्ते के एक खास पड़ाव के बारे में सिखाता है। तो आज हमने बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म की नॉर्मल प्रोसेस को समझा और फिर 4 मुख्य वंशानुगत हाइपर बिलिरुबिनेमिया सिंड्रोम, गिलबर्ट, क्रिगलर-नज़र, टाइप 1 और 2, ड्यूबिन जॉनसन और रोटर, इन पर डिटेल में बात की। ये समझा कि हर कंडीशन इस प्रोसेस के किस स्टेप में गड़बड़ी से होती है और उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। ये पूरी चर्चा ये दिखाती है कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है और उसका जेनेटिक कंट्रोल कितना सटीक है।
और यहीं से एक सवाल मन में आता है। हाँ, क्या? हमने इन साफ साफ दिखने वाले जेनेटिक सिंड्रोम की बात की जो खास जीन डिफेक्ट से होते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हीं जीन्स में, जैसे यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज वाले या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन वाले जीन्स में कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव भी हों, मतलब माइनर वेरिएशंस या पॉलीमॉर्फिज्म्स, जो अपने आप में कोई सिंड्रोम तो ना पैदा करें, लेकिन किसी व्यक्ति की बिलिरुबिन को हैंडल करने की कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें? संभव तो है। और क्या ऐसे हल्के जेनेटिक फर्क किसी व्यक्ति को दूसरे कारणों से होने वाले पीलिया या लिवर डैमेज के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं, जैसे कुछ दवाओं से होने वाला जॉन्डिस या इन्फेक्शन या लिवर की कोई और बीमारी? मतलब क्या हमारा जेनेटिक मेकअप ये तय कर सकता है कि हम बिलिरुबिन से जुड़े स्ट्रेस को कितना झेल पाते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसकी तरफ इशारा करता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हमारी अंदरूनी बनावट बाहरी चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकती है। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।